हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस कर रहे हैं और इस सारे एनालिसिस का पर्पस ये है कि आप ये समझ पाएँ कि पीवाईक्यूज़ आपके सिलेक्शन में कितना बड़ा रोल अदा करती हैं। हमने कई सारे लेक्चर्स में इस बात को आपको एविडेंस के साथ दिखाया है। सिमिलर क्वेश्चंस को, एक ही तरह के क्वेश्चंस को ऑप्शंस में थोड़े से अल्ट्रेशन करके या थोड़े से माइनर चेंजेस के साथ पूछे जाते रहे हैं। उसी सीरीज़ में आज हम इकोनॉमी में बजट कवर करने वाले हैं। लास्ट 5-7 लेक्चर्स में हमने पॉलिटी के कई सारे थीम्स देखे। इफ़ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो आपको सबसे पहले तो वेलकम है सेलेक्ट सिविल्स में। और हमने एक PYQs योर ओनली गाइड टू प्रीलिम्स ऐसा आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आप जाके सारे देख सकते हैं प्रीवियसली अपलोडेड लेक्चर्स। और 2024 के जो क्वेश्चंस हैं, हमने पॉलिटी सीरीज़ शुरू करने से पहले ही 2024 के सारे क्वेश्चंस जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, वो सारा हमने ज्योग्राफी वहाँ पे अपलोड कर दिया है। आप इसी PYQ में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इस सीरीज़ में अगर आप बने रहेंगे तो यू विल सी एविडेंटली कि 50% तक स्कोर आपका इंक्रीज़ कर सकता है PYQs इफ़ यू एनालाइज देम, जैसा हम आपसे कहते हैं करने के लिए, या फिर आइडियली आपका अप्रोच होना चाहिए। और ये ई बुक उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई है। हम हमेशा देखते हैं कि PYQs एनालिसिस करो, बट नो वन टेल्स यू प्रॉपरली कि करना कैसे है, या फिर मेयरली आंसर्स जान लेने से प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस का योर पर्पस विल नॉट बी सर्व्ड। तो उसी ई बुक का ये सीरीज़ है। और कुछ बेसिक बातें उससे पहले कि ये जो मैपिंग है ये साल 2011 है और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर दिखाती है। जैसे 2011 का ये पहला क्वेश्चन है, सिमिलरली ये 2013 का 44 नंबर है। और ये ऑल सारे जो सवाल हैं ये सेट ए से लिए गए हैं। और आप अगर चाहते हैं कि रेदर देन अलग अलग सेक्शन के लेक्चर्स देखना फिर उनमें टाइम इन्वेस्ट करना, तो आप सेलेक्ट सिविल्स ऐप पे जाएं, बेहतर होगा वहाँ पर आप UPSC सेगमेंट में जाएं। UPSC सेगमेंट में यू विल गेट ई बुक्स, और ई बुक्स में आप इस बुक को अवेल कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी कॉपी फ्रॉम आवर ई बुक, जहाँ पे हमने PYQ को एनालाइज किया है। और व्हाट आवर अप्रोच इज़ वो हम आपसे डिस्कस करते रहे हैं कि हमने सब क्वेश्चन को एनालाइज किया है, फिर उसके हर एक ऑप्शन को एनालाइज किया है, सो दैट वो जब आपको डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन बनाकर या डायरेक्ट एलिमिनेट करने में जो आपको हेल्प करता है, सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो ये सब कुछ बेसिक बातें थी। अब आइए हम देखते हैं आज बजट यानी कि इकोनॉमी में इस थीम से कितने सवाल पूछे गए हैं किस साल में, और उनका कैसे इंटरलिंकिंग है। अच्छा, लास्ट में जो एक फाइनल पेज है, आप इसे पूरा क्रक्स कह सकते हैं इस पूरे थीम का। जैसे ये बजट का थीम है, 2011 का पहला क्वेश्चन में टॉपिक क्या है और ये किस तरह के कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है, फिर इससे लिंक्ड क्वेश्चन कौन से हैं। तो जैसे 2011 का पहला क्वेश्चन जो है वो इसी थीम के क्वेश्चन नंबर 9 से लिंक है। किस तरह से लिंक्ड है, वी शैल डिस्कस देम। अगर आप इंटरलिंकिंग देखना चाहते हैं ना, 2011 का 8वां क्वेश्चन, ये देखिए 3 सवाल आपको हेल्प करेंगे सॉल्व करने में। उसी तरह 2013 का 44 नंबर का PYQ अगर आप एनालाइज करते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, यानी 2 अलग अलग सालों के सवाल को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। ये एक एक्चुअली आपको विजुअली एक्सपीरियंस कराने के लिए ये हमने शीट तैयार की है कि PYQ को इग्नोर करके आप जितनी मर्जी मॉक टेस्ट दे लें प्रीवियस ईयर, अगर आपको नहीं कमांड है वर्ड बाय वर्ड, आपकी बिल्कुल मैपिंग दिमाग में सेट होनी चाहिए कि ये सवाल इस साल पूछा गया है, इस सेक्शन में पूछा गया है। आपको उससे 2-3 फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो एक, आप डायरेक्टली 50% तक स्कोर बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जो UPSC का लैंग्वेज है, जब तक उस पर आपको कमांड नहीं होगा, यूज टू नहीं होंगे उससे, यू विल फाइंड ऑलवेज समथिंग काइंड ऑफ एलियन कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ा हर्डल ही तैयारी के दौरान यही होता है। नए लोग भी होते हैं और जिन्हें PYQ के एनालिसिस का आइडिया भी सही से नहीं मिलता तो वो सफ़र करते हैं। जब तक PYQ से आप नहीं होंगे रूबरू, हमेशा से आपको प्रीलिम्स एक डिफ़िकल्ट टास्क लगेगा। ये सब बेसिक बातें कुछ करने के लिए बहुत ज़रूरी थी। आप इसको लास्ट में व्हेन वी विल पोस्ट दिस PDF इन आवर टेलीग्राम और या फिर आप ऐप में देखेंगे तो ये आप एक बार ओवरव्यू ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस की इंटरलिंकिंग होती है। और शुरू करते हैं हम, है ना, कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या उनका कनेक्शन है। वी शैल सी 1 by 1। तो ये 2011 का पहला क्वेश्चन था। इन द यूनियन बजट ऑफ 11-12 अ फुल एग्जम्पशन फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी वॉज एक्सटेंडेड टू बायो बेस्ड एसफॉल्ट। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मटेरियल। तो ये काइंड ऑफ अगर आप देखेंगे तो ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन ज़्यादा है, बट हमने इसे पुट कर दिया है बजट में क्योंकि आप बायोस्फॉल्ट के बारे में तो जान ही लें, साथ के साथ यहाँ पर कुछ बेसिक टेक अवेज हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये तो ऑप्शन से आप देख लेंगे बायोस्फॉल्ट के बारे में। दूसरा है बेसिक कस्टम ड्यूटी का एग्जेम्पशन, है ना, बेसिक कस्टम ड्यूटी हैज़ बिन एग्जेम्प्टेड। तो ये अगर आप देखिएगा कि अगर कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट किया जाता है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं। ये सेम थिंग हैज़ बिन आस्क्ड इन द ईयर 2020 में।
अगर कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट किया जाता है तो आपको एक ओवरव्यू, एक आइडिया पता होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए इंपोर्ट हो रहा है बायो एस्फाल्ट, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी अगर एग्जेम्प्ट किया जाता है तो वेदर इसके इंपोर्ट में क्या असर होगा, प्लस इसका इम्पैक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगी या एक्सपोर्ट घटेगा, दिस काइंड ऑफ डिटेल यू नीड टू नो। क्योंकि अगर बेसिक एग्जाम्शन पे ही अगर आप देख लें तो सेम इससे रिलेटेड एक सवाल आपको 2020 में पूछा गया था। वी विल सी व्हेन वी विल डिस्कस देम, हमारे दूसरे सेगमेंट में वो मिलेगा ही। तो ये अगेन इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं तो इसको हम डिस्कस करेंगे, या फिर आप देख सकते हैं इसे पॉज करके। हम जो आइडियल क्वेश्चंस हैं बजट से रिलेटेड, वी हैव पुट दैट कि हम आपको ये बता सकें कि क्वेश्चंस में जो टॉपिक हैं या जिस तरह के नेचर ऑफ द क्वेश्चन है, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि अपकमिंग या फर्दर ईयर्स में किस तरह के सवाल बनते हैं या पूछे जाते हैं। ऑलराइट, साल 2011 का 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स द टर्म फिस्कल स्टिमुलस। अब यहाँ पर यू सी अ टर्म फिस्कल स्टिमुलस, खास करके आप रिसेंट ईयर्स में कोविड वाले साल में 2020, उसके बाद से ये टर्म आप बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में या करंट अफेयर्स में भी सुनते रहे होंगे। फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है? व्हेन यू एनालाइज PYQs तो आप देखेंगे कि ये एक अफर्मेटिव एक्शन है गवर्नमेंट का। क्यों? तो बूस्ट इकोनॉमी, कई सारे वजह से, जैसे हमने कोविड-19 की बात की, फॉर दैट रीज़न भी इकोनॉमी किसी कंट्री की अगर स्थिर पड़ जाती है, उस इकोनॉमी में ग्रोथ हिंडर अगर करता है तो दिस इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्स कि उसे बूस्ट किया जा सके। दिस इज व्हाट फिस्कल स्टिमुलस इज। अब बाकी ऑप्शंस को देखिए, इट इज़ गवर्नमेंट एक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इंश्योर द डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। तो लोन डिसबर्समेंट के लिए फिस्कल स्टिमुलस नहीं है। एंड देन इट इज़ एक्सट्रीम अफर्मेटिव एक्शन बाय गवर्नमेंट टू परसू द पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। और फाइनेंशियल इंक्लूजन से आपको दूसरे अलग अलग डायमेंशंस भर भर के पूछे जाते रहे। तो जब आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के डायमेंशंस को आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि दिस इज नॉट फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस, स्टिमुलाई इज किसी चीज़ को एक्साइट करना, तो फिस्कल स्टिमुलस इज समथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमी, जिससे इकोनॉमी को एक्साइट किया जा सके। अगर आप बिल्कुल इसे ब्रेक डाउन करके भी आप एनालाइज करेंगे तो ये एक अफर्मेटिव एक्शन होगा ऑब्वियसली, जो कि गवर्नमेंट करती है, बिकॉज गवर्नमेंट का पर्पस ये है फिस्कल स्टिमुलस का कि इकोनॉमी को वो बूस्ट कर सके, जो कि डिफरेंट रीजन से, नेचुरल या फिर मैन मेड रीजन से स्टक की हुई है। एक्सप्लेनेशंस का डिटेल क्या है वी शैल सी जब हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे इन सारे क्वेश्चंस का। अभी हम देख रहे हैं कि नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है जो हमें बजट से पूछा गया है और उसका किस तरह से इंटरलिंकिंग होता है ना। उसी तरह साल 2013 का ये 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस बार कह रहा है डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है। डेफिसिट फाइनेंसिंग में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि दिस इज यूज्ड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा है रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेट, तीसरा है एडजस्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट और फिर चौथा है रिड्यूसिंग द फॉरेन डेट। तो जब आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले कि फिस्कल डेफिसिट का आपसे पूछ रहा है कि यूज़ क्या है, तो अब PYQs का एनालिसिस आपको कैसे करना है, व्हाट वी एम्फेसाइज फॉर। जैसे आपसे पूछ रहा है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का पर्पस क्या है, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि डेफिसिट फाइनेंसिंग होता क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग पता होगा तभी आप इसके पर्पस को समझ सकते हैं। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग से पहले यहाँ आप रिलेटेड टर्म्स को समझ। डेफिसिट यानी किसी चीज़ की कमी हो रही है, डेफिसिट है ना, उससे फाइनेंस किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या डेफिसिट हो रहा है, तो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट हो रहा है। एक चीज़ और आ गया निकल के सामने कि फिस्कल डेफिसिट होती है, उसे गवर्नमेंट फाइनेंस करती है डायरेक्टली भी या RBI के थ्रू भी। यहाँ पर जो डेफिसिट है तो किस तरह का डेफिसिट, तो एक टर्म और निकल के आया कि जो डेफिसिट होता है वो फिस्कल डेफिसिट होता है। व्हेन गवर्नमेंट उसका एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाता है इनकम से, जो उसके इनकम के रिसोर्सेज हैं जिसमें कि टैक्स और जो उसके दूसरे रिसोर्सेज हैं, उससे जो गवर्नमेंट की इनकम है वो पर्याप्त नहीं है, दैट फॉल शॉर्ट उसके एक्सपेंस से। एक्सपेंस अगर ज़्यादा बढ़ रहा है, इनकम कम है, तो डेफिसिट होगा। उसी डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट करती है डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो पर्पस इसका क्या होगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका पर्पस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनका कंटिन्यूएशन होता रहे। तो सिंपली एक तो तरीका है कि आप PYQs के थ्रू गए, आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिडक्शन ऑफ पब्लिक डेट, एडजस्टिंग BOP और फॉरेन डेट को रिड्यूस करना। आपने देखा कि आंसर A है। यू जस्ट रिमेंबर दैट कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टिमुलस करने के लिए यूज़ किया जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। लेकिन व्हेन यू एनालाइज एफर्ट करेंगे तो उसका डायरेक्शन ये होना चाहिए कि आप होलिस्टिकली कवर करें,
जो भी सवाल पूछा गया है उसके अंडरलाइन क्वेश्चंस को, अंडरलाइन पर्पसेस को, कि दिस डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज्ड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन हाउ, तो इससे पहले आपको अंडर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। तो आप इस लिंक कर रहे हैं, यहाँ से आपको एक डिटेल्ड आइडिया होगा कि ये वर्क कैसे करता है और इसके पीछे क्या रीजनिंग है। क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो ऐसा नहीं कि सरफेस लेवल से आपको रट्टा लगा के चले जाना है। यू नीड टू हैव ए ब्रॉड बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और उसके बेसिस पर फिर आप देखेंगे कि किस तरह से ये आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं, और जो दूसरे क्वेश्चंस के डायमेंशन हैं यू विल कम अक्रॉस, जब उन्हें आप सॉल्व करेंगे तो भी वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ऑलराइट, ये साल 2014 का लास्ट क्वेश्चन यानी 100 नंबर का सवाल था कि विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कवर्ड एज नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। हालांकि ये पुराना कॉन्सेप्ट है, अब प्लान एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर को हटा दिया गया है। जब हमारे पास 5 ईयर प्लान वाला सिस्टम था तो 5 ईयर प्लान में कवर होता था, यानी जिसकी प्लानिंग की जाती थी दैट वाज पार्ट ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर, और जो इनके दायरे से बाहर था दैट वाज पार्ट ऑफ नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो उसी में ये पूछा गया था आपसे, इट वाज आस्क्ड डिफेंस, इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरीज और सब्सिडीज, इनमें से कौन सा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट है। नेक्स्ट देखिए 2015 का ये 60 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, लेट्स सी वन बाय वन। पहला कह रहा है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबल है बजट के प्रिपेयर करने को। सेकंड कह रहा है कोई अमाउंट विड्रॉ नहीं किया जा सकता कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और तीसरा कह रहा है ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड्स ऑथराइजेशन फ्रॉम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो दिस इज काइंड ऑफ आपका मिक्स है, पॉलिटी से भी आप इसे लिंक कर सकते हैं। वी हैव पुट इट देयर ऑल्सो कि आपको एक तरह से रिवीजन भी हो जाए और यहाँ फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो भी आप रिवाइज कर लें। तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट। तो जब आप प्रिपेयर करेंगे बजट के बारे में तो ये बिल्कुल ही बेसिक बुनियादी बात है कि दिस इज़ नॉट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, रेदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये प्रिपेयर करती है बजट को। सो स्टेटमेंट 1 क्या होता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो इससे 1 और आपका डी, ए और डी कैंसिल आउट हो गया। अब 2 दोनों में कॉमन है। जस्ट यू नीड टू नो कि वेदर तीसरा ऑल डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट, ये भी ऑथराइजेशन पार्लियामेंट की चाहती है। दैट मीन्स यूनियन बजट जब आप तैयार कर रहे होंगे तो कौन सा डिपार्टमेंट है, कितने डिपार्टमेंट्स थे पहले, उसको सीतारमन जी ने मर्ज करके डिपार्टमेंट्स को कम किया है। अब कितने डिपार्टमेंट्स हैं कमेंट सेक्शन में भी बताइए। तो डिपार्टमेंट्स हैव बीन रैशनलाइज, उसमें भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये प्रिपेयर करती है बजट के सारे प्रोग्राम्स को। सो दिस इज़ नॉट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। जब आप बजट का बेसिक ही पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि एक स्टेटमेंट आइडियली ऑप्शन नंबर 3 के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। ऐसे थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा ध्यान रख के एनालाइज करिए। ऐसा नहीं कि बस पढ़े जा रहे हैं, रट्टा लगाए जा रहे हैं कि बी है तो बी याद कर लेना। ऐसा भी होता है कि वर्ड बाय वर्ड बिल्कुल सेम क्वेश्चंस पुट कर दिए जाते हैं। कई सारे हमने क्वेश्चन में देखा जब हम प्रीवियस आस्क्ड एनालाइज करते हैं क्वेश्चंस को, लेकिन उनकी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत कम है ना, कि आपको ऐसा तो नहीं है कि 100 में से एक आध क्वेश्चन मिल जाए वर्ड बाय वर्ड, वो भी हर साल तो नहीं मिलेगा। सो थोड़े बहुत जो लिमिटेड थीम्स हैं जो पूछे जाते हैं, रिपीटेड थीम्स, उन्हीं में क्वेश्चंस को थोड़े बहुत अल्टर करके या क्वेश्चंस को रिफ्रेम करके आपको देखेंगे कि एक थीम के जो बेसिक क्वेश्चन हैं उसी के आसपास जो पूछे गए सवाल हैं उसी के आसपास क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। डेफिसिट बजट में फिर एक आ गया सवाल, हम तभी फिस्कल डेफिसिट देख लिया जब हम डेफिसिट फाइनेंसिंग को डिस्कस कर रहे थे। ई बुक आपको कैसे हेल्प करेगी वो हम आंसर्स को एक्सप्लेन करेंगे तब हम देखेंगे, लेकिन व्हेन वी एनालाइज तो हमने एक बेसिक आइडिया देख लिया था कि हाउ डेफिसिट फाइनेंसिंग यूज्ड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसके पीछे की कहानी क्या थी। अब उसी से रिलेटेड नेक्स्ट सवाल देखिए। 2015 का 98 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग कि अगर लगातार परसिस्टेंट डेफिसिट बजट होता है साल दर साल, if there has been persistent deficit budget year after year, which of the following actions can be taken by the government to reduce the deficit। हमने देख लिया है कि डेफिसिट होता क्या है कि जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है और इनकम कम है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली बात। तो इसे कम करने के लिए, है ना, रैशनलाइज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी सो दैट अपने एक्सपेंस को वो कम कर सके, जिससे डेफिसिट को कम किया जा सके। तो दिस गिव्स यू एन आइडिया। जब हम डेफिसिट फाइनेंसिंग वाला सवाल कवर कर रहे थे तो हमें यह आइडिया लगा कि डेफिसिट फाइनेंसिंग होती क्या है और सरकार डेफिसिट फाइनेंसिंग क्यों करती है। अब उसी में ये एक समझिए एक डायमेंशन है उसका
कि अगर साल दर साल लगातार डेफिसिट हो रहा है बजट में तो सरकार क्या करेगी उसे कम करने के लिए। तो सबसे पहले खर्चा कम करेगी। वो बाहरी भरकम इकोनॉमी वाले कॉन्सेप्ट छोड़िए, यहाँ सिंपल देखिए कि क्या हो रहा है, डेफिसिट हो रही है ना, तो सरकार क्या करेगी उसे कम करने के लिए, तो खर्च अपना कम करेगी, रिड्यूस करेगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, तो बिल्कुल करेगी। यही तो ज़्यादा हो ही रहा है ना, खर्च ज़्यादा हो रहा है, इनकम कम हो रहा है, सो वन इज़ करेक्ट। उसके बाद नए वेलफेयर स्कीम लाएगी। अगर नई स्कीम लाएगी तो इससे खर्च बढ़ेगा या खर्च घटेगा। कोई भी स्कीम लाएगी तो उसको पैसे उसमें खर्च करने पड़ेंगे ना, सो टू इज़ इनकरेक्ट। उसके बाद रैशनलाइज करेगी सब्सिडी, देखेगी ना कहीं लीक हो रही है सब्सिडी, कहीं अननेसेसरी ऐसे सेगमेंट को भी मिल जा रही है सब्सिडी जो कि अवॉइड किया जाना चाहिए था, नहीं देना जाना चाहिए था। सो ये रैशनलाइज करेगी, ऑब्वियसली 3 इज़ करेक्ट। उसके बाद एक्सपेंड करेगी इंडस्ट्रीज़ को। अगेन फिर अगर एक्सपेंड करती है इंडस्ट्रीज़ को तो उसमें खर्च बढ़ेगा ना, तो हाउ इट विल रिड्यूस द कॉस्ट, ये तो बढ़ा देगा। सो 4 इज़ इनकरेक्ट। उसी तरह से हमने देखा कि नए वेलफेयर स्कीम को नहीं इंट्रोड्यूस करेगी, वो तो खर्च बढ़ाएगी, सो इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इज़ इनकरेक्ट है ना, ये 1 तो ऑब्वियसली है ही। 3 का है रैशनलाइज करेगी सब्सिडी को, तभी खर्च कम होगा ना, कि सब्सिडी ऐसे सेगमेंट को मिल रहा हो या सब्सिडी जहाँ पे वेस्ट हो रही हो, दैट विल गवर्नमेंट रैशनलाइज। और जब रैशनलाइज करेगी तो ऑब्वियसली खर्च कम होगा, खर्च कम होगा तो डेफिसिट कम होगा, और डेफिसिट अगर कम होगा तो जो गवर्नमेंट का फेल्योर है कि साल दर साल डेफिसिट लगातार परसिस्टेंट है, तो उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, तो दीज एक्शंस विल बी टेकन। सो इस सवाल का डेफिसिट फाइनेंसिंग में 2013 का 44 नंबर पूछे गए इस सवाल से सीधा सीधा लिंकेज है। जब आप डेफिसिट फाइनेंसिंग के कॉन्सेप्ट्स को ब्रॉडली समझ लेंगे तो आप समझेंगे कि गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो फिजिकल डेफिसिट की वजह से। फिजिकल डेफिसिट क्यों होता है, तो एक्सपेंडिचर जब ज़्यादा होती है और इनकम कम होता है। अब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है तो एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा, तो एक्सपेंडिचर कम कैसे करेगी, तो उनमें जो ऑप्शंस हमें दिखे कि एक्सपेंडिचर कैसे गवर्नमेंट रिड्यूस करती है, तो वी हैव मार्क देम, और सिंपली 2013 के इस सवाल के हेल्प से आप 2015 के ये 98 नंबर क्वेश्चन वुड हैव सॉल्व देम। अब साल 2016 का ये तीसरा नंबर सवाल देखिए। देयर हैज़ बीन परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर, विच एक्शन और एक्शंस ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट। सेम सवाल है ना, वर्ड बाय वर्ड एज वी डिस्कस्ड, सेम सवाल की परसिस्टेंट डेफिसिट बजट हो रहा है साल दर साल, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट। आपको सबसे सरप्राइजिंग क्या लगेगा कि ऑप्शंस भी आप देखिए, पहला है रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पहला है देखिए रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पर दूसरा क्या है, इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम, दूसरा ऑप्शन क्या है, न्यू वेलफेयर स्कीम्स। यहाँ पर तीसरा है रैशनलाइज करेगी सब्सिडी, तीसरा है रैशनलाइज करेगी सब्सिडी, चौथा है रिड्यूस करेगी इंपोर्ट ड्यूटी। जस्ट यूपीएससी ने इतनी मेहनत कर दी है कि एक ऑप्शन इसने हटा दिया है, वहाँ पर रैशनलाइज करेगी इंपोर्ट ड्यूटी, यहाँ पे कह रहा है कि इंडस्ट्रीज़ को एक्सपेंड करेगी। तो जस्ट एक ऑप्शन अलग है 2 साल के 2 सवालों में, बाकी वर्ड बाय वर्ड सेम क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। एक ही सवाल को 2015 का जो 98 नंबर क्वेश्चन था 2016 का तीसरा नंबर क्वेश्चन बन जाता है। दिस ऑल आर फ्रॉम सेट ए। सो दिस इज़ द पर्पस और रीज़न बिहाइंड सॉल्विंग PYQs। और हम देख रहे हैं कि हाउ कॉन्सेप्ट्स का जब हम एनालिसिस करते हैं, ये तो बिल्कुल चलिए आपको सीधा एडवांटेज वाला सवाल है, +2 मार्क्स जस्ट एज ए गिफ्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन जब थोड़ा सा आप एनालाइज करके पढ़ते हैं PYQs को, तो आपको डायरेक्टली हेल्प करता है वो भी, सो दैट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस विथ ईज, जैसा कि हमने अभी देखा। आप लगातार बने रहिए, देखिए ना, आपको हमेशा मिलेगा कि सिंपली PYQs का एनालिसिस आपको बहुत हद तक कंफर्टेबल करा देगी जब आप मेन एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए कैपिटल बजट का कौन कौन सा हिस्सा है। एक तो अगेन वही तरीका है कि आप यहाँ से याद कर लें, जो अगर दूसरे आइटम को फिर पुट कर दे तो यू विल स्टार्ट स्ट्रगलिंग। तो जब आप यहाँ पर देखें कि कैपिटल बजट का कौन कौन सा पार्ट है, तो आप एक कंपैरेटिव स्टडी करें। आपको पता होना चाहिए कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। उसके साथ अगर जो पार्ट कैपिटल बजट की कंपोनेंट्स नहीं है तो कौन से रेवेन्यू बजट में आते हैं। क्यों इस तरह का डिवीज़न है कि कैपिटल बजट का पार्ट कोई है, कोई रेवेन्यू बजट का है, दोनों को क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से रिकरिंग हैं, कौन सा वन टाइम है। तो इस तरह का एक ब्रॉडर आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें बेस्ड ऑन PYQs हमेशा से, कि एक देखें कि किस थीम के आसपास सवाल पूछे जा रहे हैं। अब ये देखिए, अलॉन्ग विद बजट फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट विच इंक्लूड मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। द aforesaid document is presented because it is mandated by, तो ये FRBM में है, वी नो दिस इज़ प्रोविज़न ऑफ FRBM 2003 के एक्ट में, साल 2020 का 6 नंबर क्वेश्चन था। अब FRBM में जैसे ये एक प्रोविज़न आपसे पूछ लिया गया कि गवर्नमेंट या मिनिस्टर नीड्स टू पुट ए डॉक्यूमेंट बिफोर द पार्लियामेंट, तो FRBM के दूसरे डायमेंशंस भी आपको पता होने चाहिए कि व्हेन इट इज
इंट्रोड्यूस्ड, इसके पीछे की कहानी क्या थी कि क्यों ज़रूरत पड़ गया कि FRBM को लाया जाए, क्या इसके टारगेट्स हैं, एग्जेम्पशंस हैं कि नहीं हैं, अगर एग्जेम्पशंस हैं तो किस कंडीशन में है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सरकार की जिम्मेदारी है कि खर्च ज़्यादा ना हो जाए आपके इनकम से, तो ही आपके इकोनॉमिक वेलफेयर के जो प्रोग्राम्स हैं दे कैन वर्क, कंटिन्यू भी कर सकते हैं और फंक्शन भी कर सकते हैं। तो FRBM, सो दिस एक्ट इज़ फॉर दैट पर्पस। तो इसकी आपको एक डिटेल आइडिया होनी चाहिए सो दैट FRBM के दूसरे डायमेंशन से जब सवाल पूछे जाएं, जैसे ये तो हो गया कि इंट्रोड्यूस करती है क्योंकि दिस एक्ट मैंडेट्स कि आपको एक पार्लियामेंट में यू नीड टू पुट अ रिपोर्ट, पुट अ डॉक्यूमेंट, लेकिन इसके दूसरे सालों में FRBM के दूसरे डायमेंशंस के बारे में पूछे गए हैं। सो यू नीड टू हैव ए डिटेल्ड आइडिया कि FRBM एक्ट का इंटेंशन क्या है, कंटेंट क्या है और ये क्या पर्पस सर्व करता है। साल 2022 का ये 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टुवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोइंग। दूसरा है डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शन फ्रॉम ए लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट। तो दिस वॉज ब्रॉडली क्वेश्चन जो थे बजट से थे। हमने कुछ कोर एक्चुअली कह सकते हैं अगर आप सेग्रीगेट करें तो दैट विल पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, बट हमने पुट कर दिया है अपने आपको ये बताने के लिए कि PYQs को आपको किस तरह से एनालाइज करना चाहिए, है ना। एक क्वेश्चन से इंटरलिंकिंग कैसे होती है ये भी हमने देखा, और कई बार जैसे वर्ड बाय वर्ड एज वी डिस्कस्ड कि 2015 और 2016 में बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड बस एक ऑप्शन को चेंज किया गया है और एक ही सवाल को उठा के पूछ दिया गया है। तो आपको कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, जस्ट आप इसे देखिए और आप टाइम बचाइए, 2 मार्क्स को अवेल करिए और मूव टू अनदर वन। अब देखते हैं हमने इसको एनालाइज कैसे किया है अपने बुक में। अब ये हमारे सॉल्यूशन का एक ओवरव्यू देख लीजिए। फर्स्ट वी हैव गिवन द ऑब्जेक्टिव आंसर्स की 1 का आंसर बी है, 2 का भी बी है, एंड दिस इज़ व्हाट ऑल आंसर्स आर। नाउ हमारा अप्रोच क्या रहा है एज वी डिस्कस्ड कि आपको इस ई बुक में सबसे पहले वी हैव एनालाइज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसका एनालिसिस है कि ये पूछना क्या चाह रही है आपसे सवाल में। देन वी हैव एनालाइज्ड एवरी स्टेटमेंट सो दैट आपको उसका पता लग सके कि क्यों ये स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो क्यों है, और इफ़ वी फाइंड इट इनकरेक्ट तो इसके पीछे की रीजनिंग क्या है। फर्दर आपको उसके जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जब आप क्वेश्चंस के ऑप्शन को एनालाइज करते हैं तो वो आप एक बार जान लेते हैं। तो जब वो रिलेटेड कॉन्सेप्ट से दूसरे सवाल आपको मिलते हैं तो आप क्वाइट कंफर्टेबली उसे हल कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है अनलाइक ट्रेडिशनल एस्फाल्ट बायो एस्फाल्ट इज नॉट बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल्स, तो दिस इज करेक्ट। ये कह रहा है बायो एस्फाल्ट इज मेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाए जाते हैं और ये रिलाय नहीं करते फॉसिल फ्यूल्स पे, जैसे कि दूसरे ट्रेडिशनल बायो एस्फाल्ट रिलाय करते हैं या उससे बने होते हैं। सो दिस इज़ मोर सुटेबल और सस्टेनेबल, सो दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। दूसरा कह रहा है कैन बी मेड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाए जा सकते हैं, सो दिस इज़ इनकरेक्ट। वाई, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। एंड देन थर्ड, बायोस्फाल्ट कैन बी मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, सो दिस इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। बायोस्फाल्ट कैन बी मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज एग्रीकल्चर रेसिड्यू एंड वेस्ट which is an environmentally friendly alternative to traditional asphalt. So ये उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। और देन फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा था कि इट वाज इको फ्रेंडली टू यूज बायोस्फाल्ट फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स, तो दिस इज ऑल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों है ये सरफेसिंग ऑफ रोड के लिए, तो बायोस्फाल्ट इज मेड फ्रॉम सस्टेनेबल रिन्यूएबल सोर्सेज, हमने जैसे देखा, तो दिस इज लेस हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट और इको फ्रेंडली कंसिडर किया जाता है। सो 1, 2, 3 इज करेक्ट स्टेटमेंट। देन वी हैव एडेड टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप अगर PYQs को एनालाइज करें तो किस तरह से आपका एनालिसिस का अप्रोच होना चाहिए। तो यू नीड टू फोकस ऑन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़, जैसे यहाँ पर बायोस्फाल्ट है, और जब आप इन्वायरमेंट के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको भर भर के ऐसे सवाल मिलते हैं। वी हैव इन द वेरी बिगनिंग हमने डिस्कस कर दिया था कि दिस इज कोर काइंड ऑफ इन्वायरमेंट का सवाल। सो हम कुछ आपका देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन को। ये देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स द टर्म फिस्कल स्टिमुलस, हाउ वी हैव एनालाइज दिस। इसका देखते हैं साल 2011 का 8वां नंबर सवाल, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। ये फिस्कल स्टिमुलस के बारे में कह रहा है। सो फर्स्ट वी हैव एक्सप्लेन द क्वेश्चन। दिस इज आस्किंग अबाउट फिस्कल स्टिमुलस, ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब गवर्नमेंट एक्शंस। यहाँ पे ही हमने आपको हिंट कर दिया है कि व्हाट इज एक्चुअली एम्ड एट स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ स्पेशली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि एज इन कोविड-19 हमने देखा कि इकोनॉमिक डाउनटर्न है। सो इसको स्टिमुलेट करने के लिए, यानी इसको एक्साइट करने के लिए व्हाट गवर्नमेंट डज। सो देन वी हैव एनालाइज द ऑप्शन। पहला ऑप्शन कि इट इज़ मैसिव इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यहाँ तक तो ठीक है मैसिव इन्वेस्टमेंट, लेकिन यहाँ पर जो है सवाल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को
लिमिट कर दे रहा है ना कि मैन्युफैक्चर सेक्टर को ये इन्वेस्ट करती है टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड सर्ज कॉज्ड बाय रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के टाइम ये होता नहीं है, रैदर दिस इज डन ऑन द टाइम ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न। सो दिस इज इनकरेक्ट। नाउ इसका ये एक्सप्लेनेशन है वाई फिस्कल स्टिमुलस नॉट फोकस सोली ऑन मैन्युफैक्चरिंग, एज हमने देखा कि ये लिमिट कर दे रही, तो यहाँ 2-3 जगह पे गलती है। और दूसरा कि इट इन्वॉल्व ब्रॉडर मेजर्स है ना, इंक्लूडिंग इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स कट। और दूसरा ये है कि कॉज्ड बाय रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, रेदर देन इकोनॉमिक डाउनटर्न। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड देन इट इज इंटेंसिव अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, दिस इज करेक्ट। वाई द फिस्कल स्टिमुलस इज इंडीड एन एक्शन। और ये करती कैसे है, तो ये करती है थ्रू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स कट, सो दैट आराम मिल सके आम लोगों को और सेक्टर्स को, और जो स्टिमुलस का काम है वो किया जा सके। तीसरा है इट इज़ द गवर्नमेंट्स एक्शन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इंश्योर द डिसबर्समेंट। ये उसका एक्सप्लेनेशन है कि दिस इज़ इनकरेक्ट। ये अगेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे नहीं है सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करा सके एग्रीकल्चर को। लास्ट वन के अफर्मेटिव एक्शन तो है टू परस्यू पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, दिस मेक्स दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट, सो दैट आपको करेक्ट आंसर मिलता है। एंड देन अगेन वी हैव एडेड टिप्स एंड ट्रिक्स। सो हर एक क्वेश्चन के लिए सेम अप्रोच हमने अडॉप्ट किया है। फर्स्ट वी हैव एनालाइज द क्वेश्चन, उसका डिटेल्ड एनालिसिस है। फिर हमने हर एक ऑप्शन को किया है एनालाइज कि अगर दिस इज़ करेक्ट तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है कि क्यों करेक्ट है, और अगर इनकरेक्ट है तो ये इनकरेक्ट क्यों है ना। तो हर एक सवाल का भी है एनालाइज, फिर हर एक ऑप्शन का एनालिसिस, फिर हमने टिप्स एंड ट्रिक्स ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिए इसे आप पॉज करके देख सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं तो कुछ सवाल को। और अगर आप डिटेल चाहते हैं कि आप ई बुक को अवेल करें तो सिंपली वी हैव कीप इट वेरी सिंपल फॉर यू कि आप हमारे ऐप पे जाएं, सेलेक्ट सिविल्स पे इस आइकन के साथ ऐप मिलेगा आपको, पे आप यूपीएससी वाले सेगमेंट में जाएं और यूपीएससी सेगमेंट में आप ई बुक्स में जाएं एंड देन यू कैन अवेल दिस ई बुक। We have invested a lot of energy, effort and everything in preparing this book so that जो PYQs का बस करो PYQs, कोई बताता नहीं एग्जैक्टली कि हाउ यू नीड टू डू दैट। तो हमने उसी में इसको जितना हमसे पॉसिबल हो सका है, और वी विल कीप ऑन इम्बेलिशिंग इट, हम इसे कोशिश करते रहेंगे कि बेहतर से बेहतर बनाते रहें। और आप वहाँ पे जाके इसे अवेल कर सकते हैं। और आपकी किसी तरह की राय या सुझाव हो तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप देखेंगे कि डायरेक्टली PYQs से आपको सवाल मिलते हैं, और इसी का हमारा एक प्रयास है कि हम इसे जो हमने फेस की प्रिपरेशन के दौरान, या एस्पिरेंट्स जनरली फील करते हैं, जो एक खास करके जो नोविस होते हैं या बहुत एक लेविश उनको नहीं मिलता एक्सेस अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के या गाइडेंस के, तो एक बहुत बड़ा गैप है। सो वी आर ट्राइंग टू फिल दैट। और अगेन ये हमारे हैंडल्स हैं, यूट्यूब पे आप ऑब्वियसली इसे देख रहे हैं, टेलीग्राम पे भी सेलेक्ट सिविल्स पे जुड़िए। कुछ अगर बात हो तो यू कैन ड्रॉप ए मैसेज हेयर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। और अगेन सेलेक्ट सिविल्स पे जुड़िए, आपकी कोई राय या सुझाव हो तो आप हमें काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, या जिन मीडियम से आपको बताना हो, टेल मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और इस ई बुक को अवेल करिए, और PYQs को जितनी बार जितनी ज़्यादा एक डिफरेंट सब्जेक्ट की तरह आप उसे ट्रीट करें, आप देखेंगे कि ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।